बासिल एपिसोड 50। असफन ने मूंदी आंखें खोली। सफेद दुधियाई पांव सुर्ख जूतों में मुकीद क्या चमकते फर्श पर मौजूद थे। किंजा पार्कर। हाँ, वो किंजा पार्कर ही थी जो इसके सामने खड़ी थी। असफन ने सराय से चेहरा ऊपर उठाया। वो सुर्ख लंबे कोट में मलबूस दिलकश चेहरे पर परेशानी सजाए खड़ी थी। नवीन से अलैदगी के बाद दूसरे दिन ही वो इसके फ्लैट से चली गई थी और आज पूरे 2 माह बाद इसके सामने खड़ी थी। और इसके चेहरे के तसुरात से साफ जाहिर था कि इन 2 माह में इसकी जिंदगी में कितनी भयानक तब्दीलियां आ चुकी थी। इनके बारे में इसे आगाही हो चुकी थी। अस्वी, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें पूरे 2 माह से तलाश कर रही हूँ और आज तुम्हारे ऑफिस के ही एक आदमी से सब पता चला। वो मैं असफर ने बेचारगी से कुछ कहने के लिए लब खोले कि वो गुस्से से घूरती हुई इसके साथ वाली नशिस्त पर विराजमान हुई। माना नवीन से अलैदगी के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन इतने दिन हम साथ रहे हैं, दोस्त जैसा नाता तो था ना। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया और अब चुपचाप बिना बताए पाकिस्तान जा रहे हो। आपका शिकवा बजा है, लेकिन जब खूनी रिश्ते ही खोखले निकल आए तो दोस्त इस छाछ की तरह लगते हैं जिसे दूध का जला फूंक फूंक कर बेता है। असफर ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए मैंने खेज जुमला उछाला तो वो उलझ कर इसकी तरफ देखने लगी। मतलब मैं समझी नहीं। मेरी जॉब खत्म होने और जेल जाने के पीछे नवीन भाई का हाथ था? क्या? जी बिल्कुल, ये सच है। आपकी तलाक के बाद और इनकी हकीकत पता चलने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं इनसे मिलने और इन्हें समझाने गया। ओह, तुमने ये सब क्यों किया? किंजा का चेहरा लट्ठे की मानो सफेद हुआ। क्यों ना जाता, वो मेरे चचाजाद भाई हैं। मैंने इन्हें बता दिया कि मुझे सब पता चल गया है और इनको कहा कि वो ये सब छोड़ दें, वरना मैं पाकिस्तान सबको बता दूंगा। असफर ने थूक निगला। किंजा सांस रोक के बेयकीनी से इसकी बात सुन रही थी। मैं इनको ये धमकी देकर वापस आ गया, लेकिन नहीं जानता था कि इनके असर और रुखू इतने कमजोर नहीं है। जब मैं अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो मुझ पर ऑफिस में करप्शन का बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका था। मेरे अफसर ने मुझे जेल में डाल दिया। किंजा ने बेसाख्ता तासफ से मुंह पर हाथ रखा। 2 माह जेल काटने के बाद मेरे ऑफिस के एक कुलीग को मुझ पर रहम आया। वो ये सब जानता था कि मुझे फंसाया गया है। इसने वहां से मेरी बेल करवाई। मैं इसके बाद फिर से नवीन भाई के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया और मजीद कहा कि तुम अगर मेरे बारे में किसी को भी पाकिस्तान में बताओगे तो मैं इन्हें बता दूंगा कि तुम खुद कितना जलील होकर जॉब से निकाले गए हो और अब ये सब तुम फकत मुझे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा वीजा खत्म हो रहा है और अब चुपचाप पाकिस्तान लौट जाओ, वरना अब की बार तुम्हारी बेल भी नहीं होने दूंगा। असफन के लब पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी। वहीं मुझे पता चला कि मुझे जेल पहुंचाने वाला और अब मेरी बेल करवाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही चचाजाद भाई नवीन ही है, जो अब पाकिस्तान में सबसे अपना रिश्ता खत्म कर चुका है। पाकिस्तान में बनाएगी इतनी जायदाद और वहां इसके इंतजार में आंखें बिचारे रिश्तेदारों से इसे कोई सरोकार नहीं रहा। असवर ने बात खत्म की और फिर से सर झुका लिया। किंजा इसके साथ बिल्कुल साकिन बैठी थी। तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे? किंजा ने सपाट चेहरे के साथ कहा तो असवर ने चौंक कर झुका सर ऊपर उठाया। बगौर किंजा के चेहरे की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। लेकिन ये मुमकिन नहीं, मैं अगर यहाँ रुक भी जाता हूँ तब भी। तुम मुझसे शादी कर लो। वह नुस सपाट चेहरे में सामने गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए बैठे कह रही थी। क्या? असफर ने हैरत से पूरी आंखें खोली। किंसा ने पुरसुकून अंदाज में चेहरे का रुख इसकी तरफ फेरा। हाँ, तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ मुस्तकिल होने के लिए तुम्हें किसी से तो शादी करनी पड़ेगी, तो मुझसे कर लो। लेकिन मैं नवीन खुद को समझता क्या है? तुम हरगिज पाकिस्तान नहीं जाओगे। मैं इसे दिखाऊंगी कि रिश्ते क्या होते हैं। चलो मेरे साथ, तुम्हें डरने की हरगिज जरूरत नहीं है। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बदले की आग में जल रही है। नहीं नहीं किंजा, चुप, बिल्कुल चुप, उठो अभी फौरन। असफन के तहज्जुब पर इसने घूर कर देखा और फिर इसके बाजू को खींचते हुए वहां से उठा दिया। वो बेबसी से सफरी बैग को उठाता हुआ इसके संग वापस चल दिया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान रवानगी की परवान के बारे में अनाउंसमेंट हो रही थी और वो किंजा पार्कर के हमरा एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था। रात के अंधेरे इस पहाड़ी इलाके के मुजफ्फरात को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले चुके थे।
पहाड़ों की ऊंचाई में जलती ये रोशनियां यहाँ मौजूद खूबसूरत रिजॉर्ट्स की थी। इन्हीं रिजॉर्ट में से एक रिजॉर्ट के लकड़ी के बने शफाफ फर्श पर हल्के जामुनी रंग की पोशाक वाले काउच पर विराजमान दौरान सर झुकाए मोबाइल स्क्रीन को ऊपर नीचे उछाल रहा था। वो लोग इस वक्त चीन के इस एक पहाड़ी इलाके में बने रिजॉर्ट में मौजूद थे। एजेंसी ने तीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचाया था। सुबह से रात तक वो जिग के साथ लैपटॉप पर काम करता रहा, जबकि जवेरिया रिजॉर्ट में मौजूद कमरे में सोती रही। सोकर बाहर आई तो वो दोनों वैसे ही मसरूफ थे। वो जो कुछ दूर सोफे पर आकर बैठ गई थी, बज़ाहिर तो निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन कान मुसलसल दौरान और जिक की बातों पर लगे थे। दौरान जिक से इसे पाकिस्तान भिजवाने के मुतालिक बात कर रहा था। दौरान की इस बात पर इसका दिल डूब गया। कुछ देर और बातें करने के बाद जिक गुड नाइट कहता रिजॉर्ट से बाहर निकल गया। एजेंसी ने इसके लिए अलग रिजॉर्ट बुक करवाया था। जिक के कमरे से बाहर जाते ही वो हवास बाख्ता से दुरान के पास आ खड़ी हुई। उसने नीली फ्रॉक को जेब तन किए और सुर्ख शाल को कंधों पर लिपटे सारा दिन सोई हुई सोजी शज़्दा आंखें लिए वो दुरान की आखिरी बात पर परेशान हो गई थी। दुरान, मुझे पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। जवेरिया की अचानक आने वाली आवाज पर इसने मोबाइल पर से निगाहें ऊपर उठाई। वो इसके सर पर परेशान चेहरा लिए खड़ी थी। अच्छा, तो इसने सब सुन लिया। हमेशा के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ, बस कुछ मसाइल हैं, वो हल हो जाए फिर मैं खुद लेने आ जाऊंगा। फिक्र मत करो, वहां तुम्हारे रहने का मुकम्मल इंतजाम है। क्या मसाइल हैं ऐसे जो मुझे खुद से इतना दूर भेज रहे हैं? गुस्से में रोब से कहते बर्दाश्ता वो इतनी बेताबी जाहिर कर गई कि दौरान की संजीदगी एकदम से शोखी में तब्दील हुई। हाँ, ये पिछले एक दिन में इनके दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी, लेकिन वो बीवी थी, ऐसी बीवी जिसको इसकी बेपनाह मोहब्बत पर यकीन होकर भी नहीं था। वो मोबाइल को सामने मेज पर रखे मुस्कुराहट दबाता हुआ खड़ा हुआ, जबकि वो खफकी और परेशानी चेहरे पर रकम किए अब भी इसे घूरने में मसरूफ थी। वैसे मैंने सुना है कि बीवियां हमेशा मैके जाने के लिए बेताब होती हैं। तुम तो वाकई सबसे अलग ही निकली। मैं आपसे मसाइल के बारे में पूछ रही हूँ। ऐसे क्या मसाइल हैं जो मुझे यूं खुद से अलग कर रहे हैं? दौरान की शोखी पर इसके गुस्से में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। दौरान ने बगौर इसके खफा चेहरे को देखा और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले संजीदगी से गोया हुआ। बुरहान को हार्वी और बरोस ने अगवा कर लिया है। वो दोनों खुद भी गायब हैं। सरबीना समेत सब घर वाले बहुत परेशान हैं। दौरान की बात पर इसकी खफगी एकदम से गायब हुई और चेहरे पर परेशानी फैल गई। बुरहान, हावी और बरोस की तमाम साजिश के बारे में वो इसे सब बता चुका था। इसने दौरान से बुरहान को सरबीना की खातिर माफ कर देने का वादा भी कर लिया था, लेकिन अब ये खबर परेशान कुन थी। ओह, अब क्या होगा? कुछ नहीं, वो लोग ज्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। जिस तरह चाइना पुलिस को खुफिया रिपोर्ट जारी की गई है, इसी तरह अमेरिका में भी जारी कर दी गई है, जिसमें हार्वी प्रोडक्शन का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका पुलिस इन्हें पताल से भी खोज निकालेगी। दौरान ने लब भेंचे मतवाजन लहजे में वजाहत दी। वो अब भी परेशान खड़ी थी। बस मुझे बुरहान को गिरफ्तारी से बचाना होगा। मैं ये चाहता हूँ इन सब में तुम्हारा नाम कहीं ना आए, इसलिए तुम्हें कुछ अरसे के लिए सबसे दूर पाकिस्तान रहना होगा। दौरान की आखिरी बात पर इसके चेहरे पर उदासी फिर से साए फैलाने लगी। इस उदासी में अनगिनत वसवसे और बेयकीनी की झलक साफ वाजिया थी। दौरान ने चंद सेकंड गहरी निगाहों से इसके चेहरे के तासुरात को देखा। इसकी सोच को परखने में नाकाम हुआ तो सर झटक कर आहिस्ते से इसके सीने पर बंधे हाथों को खोलते हुए अपने हाथ में लिया। तुम्हारे चेहरे पर यह बेयकीनी मुझे बहुत तकलीफ देती है। बहुत नरम और अपनायत भरा लहजा था। वो तो जैसे इसके छूने पर बिखर गई थी। आप मुझे छोड़ तो नहीं रहे? उफ उफ, आंसू में रुंधाई भारी आवाज थी और फिर टप टप आंसू इसकी मोटी आंखों से गिरकर गाल भिगोने लगे। दौरान ने तड़प कर इसे करीब किया। वो तो बेजान हो रही थी। क्या सच में वो ये समझ रही थी कि सब मकसद पूरा होने के बाद वो इसे छोड़ रहा है? उफ, एक तो इसकी सोच वो जान नहीं पाता था। पता नहीं वो क्या गलत गलत सोच रही थी। जवेरिया, इसके हाथों को छोड़कर मोहब्बत से इसके चेहरे को अपने दोनों मजबूत हथेलियों में भर लिया। नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तो एजेंसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। यही वजह है कि इन्होंने मुझे तुम्हें सब बताने की इजाजत दे दी थी। वो मोहब्बत से इसे समझा रहा था, लेकिन वहां तो किसी भी सफाई का जैसे कोई असर नहीं था। रोने की रफ्तार मजीद तेज हो चुकी थी। वो मजबूत एसाब की मालक लड़की
اس کی محبت میں کتنی کمزور تھی، آنکھیں میچ کر مسلسل آنسو بہاتی، نمکین سے حسن کی مالک، اس کی محبت اس کے جذبات کی واحد حقدار تھی۔ اس کی پلکیں آنسو سے تر تھی، گھنگریالے بالوں کی چند لٹیں چہرے کے گرد کانوں سے نیچے گردن کی ہڈی کو چھو رہی تھی۔ وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سب غموں کو خود میں سمٹ لینے والی، اس کے روم روم میں محبت کے جذبات بھر دینے والی عزیز جان تھی وہ۔ دوران نے بے اختیار اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا۔ لگتا ہے تمہیں ایسے یقین نہیں آئے گا، کوئی اور طریقہ آزمانا چاہیے۔ دوران کی شوخ مگر خمار آلود آواز پر اس نے بھیگی پلکیں بے یقینی سے اوپر اٹھائیں۔ وہ چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب کیے ہوئے تھا، آنکھیں جیسے ہی اٹھی اس کی نگاہوں سے جا ملی، جہاں سر اٹھاتے ان گنت جذبے اس کو سمیٹنے پر مجبور کر کے دوران کا یہ روپ، اس کی آنکھوں میں جذبات کی گہرائی، وہ رونا بھول گئی۔ تمہیں اس رشتے کی سچائی اور محبت کی سچائی پر یقین دلانے کے لیے اب بس وہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ چاہتا تو یہ تھا جب تم پاکستان سے آؤ گے تب، لیکن اب مجبوری بن گئی ہے۔ دوران اس کی کھلی آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے میں نے خیز جملہ ادا کیا تو وہ چمک کر نگاہیں جھکا گئی۔ اب پلکیں گالوں پر لرز رہی تھی، دل سینے میں دھڑک رہا تھا اور ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سا ارتھ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے سفر طے کرنے لگا۔ دوران نے آہستگی سے اس کا چہرہ چھوڑ کر کمر کے گرد بازو حائل کیے، قریب کیا تو وہ سمٹ کر چھوئی موئی ہو گئی، نگاہیں اب بھی جھکی تھی۔ پوچھو گی نہیں وہ طریقہ کیا ہے؟ دوران کی سرگوشی پر چہرے پر اٹھتی ہوائیاں مزید گہری ہوئیں۔ وہ تو جیسے اس کے ہر انداز سے محسوس ہو رہا تھا یا پھر خود ہوش سے مفلوج تھا۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔